हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे। जहां सबसे पहले बताएंगे राफेल को देख घबराया चाइना, तिब्बत में सिक्किम के पास तैनात कर दिया अपना सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट। जी हां, तस्वीरों में हुआ खुलासा, मच गया बवाल। तो वहीं पाकिस्तान ने लाख छुपाई फाइटर जेट के क्रैश होने की बात, लेकिन इस कंपनी ने खोल कर रख दी उसके झूठ की पोल। जी हाँ, तो वहीं भारत की मछली पकड़ने वाली नौका को छोड़ने पर मालदीव में क्यों मच गया है बवाल, पूरा मामला बताएंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी से अफजाल अंसारी तक कई दिग्गजों की दाव पर लगी है साख। 7वें चरण में किससे भिड़ेगा कौन, सारी जानकारियां बताएंगे। कांग्रेस पार्टी मान चुकी है कि उसका प्रधानमंत्री बनेगा। किसने ये बात कही है दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां राफेल को देख घबराया चीन, तिब्बत में सिक्किम के पास तैनात कर दिया अपना सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट J-20। बहुत बड़ा खतरा। जी हाँ, चीन ने भारत से सटे शिगात से एयरबेस में तैनात कर दिया J-20 फाइटर जेट। सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ ये सबसे बड़ा खुलासा। दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने सिक्किम में भारतीय सीमा से 150 किलोमीटर से भी कम दूरी पर अपने सबसे एडवांस J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स को तैनात किया है। तो वहीं हाल ही में वॉशिंगटन के थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे विवादित इलाके में 2018 और 2022 के बीच 624 गांव बसाए हैं। ये गांव 4 अलग अलग जगहों पर बसाए जा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली ऑल सोर्स एनालिसिस ने खुलासा किया है कि तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगात्से में चीन की वायुसेना ने अपने एडवांस J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। चीन शिगात्से में बने इस एयरपोर्ट का उपयोग सैन्य और नागरिक हवाई अड्डे के तौर पर करता है। दोस्तों, चीन का ये एयरबेस सिक्किम के पास है, जहां से कुछ ही दूरी पर पश्चिम बंगाल में भारत ने 16 राफेल फाइटर जेट को तैनात करके रखा हुआ है। राफेल फाइटर जेट को 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू यानी 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। चीन एक तरफ जहां J-20 को भेजकर ताइवान को डरा रहा है, वहीं अब उसने भारत की सीमा पर भी दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। चीन की इसी नापाक चाल से निपटने के लिए भारत ने तिब्बत सीमा के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है। ताइवान के खिलाफ हाल ही में हुए जोरदार युद्धाभ्यास के दौरान चीन ने इस J-20 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। पहले ताइवान और अब भारतीय सीमा के पास J-20 की तैनाती रणनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। इससे भारत समेत पड़ोसी देश इस विमान की ताकत का आकलन करने में जुट गए हैं ताकि उससे निपटा जा सके। विश्लेषकों का कहना है कि चीन और ताइवान के बीच तनाव न केवल चुनौती पेश करता है बल्कि एक मौका भी देता है। इससे भारत ये जान सकता है कि J-20 फाइटर जेट का रणनीतिक महत्व क्या है और चीन की सैन्य तैयारी क्या है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि चाइना कभी भी बॉर्डर के विवादों को सुलझने नहीं देगा। वो कोई ना कोई ऐसी चाल चलता है कि भारत को अलर्ट रहना पड़ता ही है। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, पाकिस्तान ने लाख छुपाई फाइटर जेट के क्रैश होने की बात, लेकिन इस कंपनी ने खोल दी उसके झूठ की पोल। जी हाँ, सच को चाहे लाख छुपाओ झूठ के पर्दे में, मगर एक ना एक दिन वो बाहर जरूर आता है झूठ को बेनकाब करने। जी हाँ, ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल फिट बैठती है। पाकिस्तान ने एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले, लेकिन सच सामने आ ही गया और उसके झूठ की कलई खुल गई। पिछले दिनों पाकिस्तान का एक फाइटर जेट क्रैश हुआ था। पाकिस्तान ने स्थानीय मीडिया को भी इसकी खबर नहीं लगने दी, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं छपी, लेकिन उस फाइटर जेट के लिए उपकरण बनाने वाली कंपनी ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 27 फरवरी 2019 को जब विंग कमांडर अभिनंदन ने डॉग फाइट के दौरान पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट मार गिराया था, तब भी पाकिस्तान ने इससे इनकार किया था, लेकिन बाद में इसकी कलई खुल गई थी। दोस्तों, आउटसोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 21 मई मंगलवार को पाकिस्तान एयरफोर्स का मिराज 5 रोज 3 फाइटर जेट पंजाब के शोरकोट रफीकी एयरबेस से रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकला था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही वो फाइटर जेट रफीकी एयरबेस से करीब 12 किलोमीटर दूर शोरकोट तहसील में झंग के पास चक संख्या 412 में JB चिमियावाली के पास हादसे का शिकार हो गया। पायलट की सूझबूझ से मिराज ने खेतों में क्रैश लैंडिंग की। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस दुर्घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया। हालांकि इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तुरंत पायलट को सुरक्षित निकालने के लिए वहां हेलीकॉप्टर भेजा था। जी हां, पाकिस्तान ने इस हादसे को छिपाने की भले ही कितनी भी कोशिश कर ली हो, लेकिन इस मामले की कलई खुल ही गई। 28 मई को फाइटर जेट के लिए ये सीट बनाने वाली कंपनी मार्टिन बेकर ने पाकिस्तान का झूठ का पर्दाफाश कर दिया। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवाद का सरगना है, ये तो पहले से ही मालूम था। आतंकवादियों को खिलाता पिलाता है, ये तो मालूम था, लेकिन पाकिस्तान की हड्डियां टूट जाती और पाकिस्तान
पाकिस्तान इस चोट को भी छुपा लेता है ये नहीं पता था, लेकिन दर्द वो नहीं छुपा पाया, पता लग ही गया। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पर भारत की मछली पकड़ने वाली नौका को छोड़ने पर मालदीव में क्यों मचा है बवाल, क्या है पूरा मामला। दरअसल मालदीव में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नौका होली स्पिरिट जिसका नाम है उसको छोड़ने को लेकर बवाल मचा हुआ है। मालदीव की सरकार ने उस भारतीय नौका पर अपने जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 4.5 मिलियन MVR का जुर्माना लगाया था। बाद में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के कार्यालय ने होली स्पिरिट पर लगे उस जुर्माने को माफ कर दिया और भारतीय नौका को मालदीव छोड़ने का आदेश जारी किया। इसके बाद होली स्पिरिट नौका मालदीव से वापस भारत आ गई। अब मालदीव की सरकार ये नहीं बता पा रही है कि उसने भारतीय नौका पर लगे जुर्माने को क्यों माफ किया। आपको एग्जैक्ट फिगर बता दे तो 4.2 मिलियन MVR का जुर्माना लगाया था। मालदीव की सरकार ने भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाज होली स्पिरिट का संचालन करने वाले एंटनी जयबालन पर मत्स्य मंत्रालय द्वारा 42 लाख MVR का जुर्माना लगाया। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा 10 मार्च को जुर्माना माफ कर दिया गया और नाव 7 दिन बाद मालदीव से रवाना हो गई। अब मालदीव के कुछ नेताओं और अधिकार समूहों का कहना है कि राष्ट्रपति कार्यालय के पास जुर्माना माफ करने का कानूनी अधिकार नहीं है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मत्स्य मंत्रालय के पास मछली पकड़ने वाले जहाजों पर जुर्माना माफ करने का अधिकार है। तो वहीं यही मुद्दा है कि मालदीव में भारत की मछली पकड़ने वाली नौका को छोड़ने पर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं बता दें जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां जम्मू में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी उत्तर प्रदेश की बस जाकर खाई में गिरी जिसमें अब तक 22 की मौत और 69 लोगों के घायल होने की खबर है। जी हां दोस्तों, और ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। आपको बता दें जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग 144A पर अखनूर के चुंगी मोड़ क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 69 यात्री घायल हो गए। इनमें 57 को GMC जम्मू रेफर किया गया और 12 लोगों का इलाज अखनूर उप जिला अस्पताल में जारी है। बस में 91 यात्री सवार थे। पुलिस व स्थानीय लोगों द्वारा बचाव अभियान चलाया। खाई से निकालकर घायलों को अखनूर उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जी हां, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के हाथरस की ये बस हरियाणा के कुरुक्षेत्र से शिवखोड़ी धाम जा रही थी। शिवखोड़ी धाम जम्मू संभाग के रियासी जिले के पौनी में स्थित है, जो कि कटरा यानी कि माता वैष्णो मंदिर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। बहरहाल इसी बीच बता दे CPEC पर पाकिस्तानी नेताओं के बड़े बोल, जर्नलिस्ट ने खोल कर रख दी उसकी पोल। दरअसल चीन और पाकिस्तान के बीच इन दिनों आर्थिक गलियारे को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत का दौर जारी है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हाल ही में इस मसले को लेकर बैठक हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी जल्द ही चीन का दौरा करने वाले हैं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ का यह दौरा CPEC परियोजना के दूसरे चरण से जुड़ा है। इस दौरान शहबाज बिजली परियोजनाओं के ऋण और दोनों देशों के बीच संबंध को लेकर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में नेताओं के इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि चीन उनके देश में बड़ा निवेश करने जा रहा है। दूसरी तरफ द डॉन अखबार के एक लेख में पाकिस्तानी बिजनेस और इकोनॉमी जर्नलिस्ट खुर्रम हुसैन ने इस पूरे माहौल पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलहाल चीन से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। खुर्रम ने अपने लेख में लिखा है कि यदि किसी को लगता है कि चीन पाकिस्तान में एक बार फिर नए इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहा है, नए निवेश की तैयारी कर रहा है, तो समझ लें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि यह CPEC के आसपास के पुनरुद्वार का शोर वास्तव में देश की हकीकत को छिपाने का तरीका है। यानी कि दोस्तों क्लियर कहना है इस जर्नलिस्ट का कि पाकिस्तान में निवेश पर किसी भी तरीके का अब रुचि नहीं दिखा रहा है चाइना, ना आगे वो कभी दिखाएगा। जी हाँ, और दोस्तों इस मुद्दे पर चीन की तरफ से भी अब तक कोई बयान नहीं आया है। तो वहीं आपको बता दें उल्टा चीन ने पाकिस्तान को दो टुक सुना दिया है। CPEC का भविष्य चीनी नागरिकों और निवेशों की सुरक्षा पर निर्भर करती है। अगर तुम सुरक्षा नहीं दोगे हमारे चीनी नागरिकों को तो हम भी इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाएंगे और उल्टा तुम पर जुर्माना भी लगाएंगे। उल्टा डांट पड़ता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान को। तो वहीं आपको बता दें S-400 को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ये मिसाइल अब अजय नहीं रहा। यूक्रेन युद्ध ने खोल दी दुनिया के सबसे शक्तिशाली इस एयर डिफेंस की पोल। दरअसल रूस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ करते हुए नहीं थकता। उसका दावा है कि S-400 दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसके इस दावे की पोल यूक्रेन युद्ध ने खोल दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन में रूसी सेना के S-400 सिस्टम के प्रदर्शन ने यह दिखाया है कि वो कुछ पश्चिमी मिसाइलों के सामने अब भी कमजोर है। S-400 पर हुए सटीक हमलों ने इसकी पोल खोल कर रख दिया है। इन हमलों में कई S-400 सिस्टम को नष्ट होते हुए देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि S-400 स्पष्ट रूप से बहुत सक्षम है, लेकिन इसमें कुछ कमजोर बिंदु है जिनका यूक्रेन फायदा उठा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिजनेस इनसाइडर से बात करते हुए हवाई
महायुद्ध में विशेषज्ञता रखने वाले RAND कॉर्पोरेशन के शोधकर्ता जॉन होहेन ने इस बारे में जानकारी दी है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये हथियार, ये मिसाइल भारत के पास में भी है। तो वहीं आपको बता दें, सऊदी के पाठ्यक्रम में बदला इजराइल का हिंसक चेहरा, पूरे फलस्तीन वाला नक्शा भी गायब। जी हाँ, सऊदी अरबिया की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का खुलासा हुआ है। इसके तहत सऊदी ने अब स्कूली पाठ्यक्रम से इजराइल विरोधी पाठों को, सब्जेक्ट्स को कम कर दिया है। माना यह जा रहा है कि हाल के वर्षों में इजराइल और सऊदी के संबंधों में सुधार आया है, जिसके बाद ये बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एक नए अध्ययन में पाया गया है कि सऊदी ने पाठ्य पुस्तकों से इजराइल विरोधी सामग्री को हटा दिया है। यह शोध लंदन के इंस्टीट्यूट फॉर मॉनिटरिंग पीस एंड कल्चर टॉलरेंस इन स्कूल एजुकेशन यानी इम्पैक्ट SE ने किया है। यह संस्थान यूनेस्को मानकों के मुताबिक शांति और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर की पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करता है। तो वहीं बता दें, नवाज शरीफ के बयान पर बोला विदेश मंत्रालय, कहा पाकिस्तान में निष्पक्ष नजरिया उभर रहा है। जी हाँ, FTA और राफा पर भी दिया है बयान। दरअसल भारत सरकार ने लाहौर घोषणा पत्र पर पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की टिप्पणियों से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आप इस मुद्दे पर हमारी स्थिति से अवगत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात से साफ है कि पाकिस्तान में भी एक निष्पक्ष दृष्टिकोण उभर रहा है। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा था कि भारत के साथ युद्ध गलती थी और उनके देश ने लाहौर घोषणा पत्र का उल्लंघन किया था। फलस्तीन को संपूर्ण राष्ट्र की मान्यता देने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक के अंत में भारत द्वारा फलस्तीन को संपूर्ण राष्ट्र की मान्यता दी थी। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने लंबे समय से दो देशों के बीच समाधान का समर्थन किया। जी हाँ, तो वहीं भारत के साथ सबसे बड़ा धोखा POK में चीन और पाकिस्तान आए। 7 LOC पर ड्रैगन ने तैनात कर दी तोप। जी हाँ, पाकिस्तान और चीन POK में अब एक साथ आ गए हैं। भारत के दोनों दुश्मन इस विवादित इलाके में सैन्य गतिविधि मजबूत कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से चीन जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की रक्षा क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। इसके तहत चीन स्टील हेड बंकरों का निर्माण कर रहा है, साथ ही ड्रोन क्षमता को भी बढ़ा रहा है। अधिकारियों के हवाले से बिजनेस टुडे ने यह जानकारी साझा की है। चीन इस इलाके में पाकिस्तान को बड़ी सहायता मुहैया करा रहा है। LOC के आसपास के क्षेत्र में एनक्रिप्टेड संचार टावरों की स्थापना और भूमिगत फाइबर केबल बिछाने का काम चल रहा है। इसके अलावा चीनी रडार सिस्टम JY और HGR को मध्यम से कम ऊंचाई वाले लक्ष्य का पता लगाने के लिए तैनात किया गया है। इनकी मदद से पाकिस्तानी सेना और वायु रक्षा इकाइयों को जरूरी खुफिया मदद मिल सकेगी। तो वहीं अधिकारियों ने बताया है कि LOC पर चीनी 155 मिलीमीटर ट्रक माउंटेड होवित्जर तोप SH-15 को LOC के साथ कई जगहों पर देखा गया है। चीन के इस कदम को पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने और विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से संबंधित चीनी निवेश की सुरक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं बता दें, कनाडा सरकार ने भारतीय छात्रों समेत इन्हें दे दी बड़ी राहत। अब इस चीज की नहीं पड़ेगी जरूरत। जी हाँ, कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्र अब भी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार के खिलाफ वीजा नियमों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और श्रमिकों को अस्थायी रूप से रहने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी अन्य कैटेगरी के लोगों पर यह नियम लागू रहेगा, यानी उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की संसद में इसको लेकर बहस चल रही थी, जिसमें भारतीय कनाडाई सांसद अर्पण खन्ना ने इसको लेकर सवाल पूछा था। तो वहीं आपको बता दें, रईसी की मौत के बाद ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव कोई भी कर सकता है। इसमें आवेदन, जी हाँ, इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रपति पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को 5 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। मई की शुरुआत में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति रईसी समेत 7 लोग मारे गए थे। जी हाँ, ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए ईरान के आंतरिक मंत्री अहमद वाहिदी ने पंजीकरण की अवधि खुलने की घोषणा की है। पद के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। आंतरिक मंत्रालय ईरान की पुलिस का भी प्रभारी है। यह बिना किसी बाहरी दखल के ईरानी चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाता है। हालांकि ईरान में सभी अंतिम फैसले सर्वोच्च नेता 85 वर्षीय आयतुल्लाह अली खामेनेई ही लेते हैं। वाहिदी ने कहा, यह चुनाव संसदीय चुनावों की तरह पूरी सुरक्षा के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा और सभी की भागीदारी के साथ होगा। तो वहीं बता दें, इमरान खान को मिली बहुत बड़ी राहत। पाकिस्तानी सेना पर हमले के मामले में हुए बरी। 1 साल पहले हुए थे दंगे। जी हाँ, पाकिस्तान की एक अदालत ने 9 मई 2023 की हिंसा से संबंधित 2 मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके खिलाफ अपर्याप्त सबूत का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को बरी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI पार्टी के संस्थापक
संस्थापक फाउंडर इमरान खान के समर्थकों ने पिछले साल 9 मई को कथित भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों सहित सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। तो वहीं तो क्या रशिया के अंदर गिरेंगे नाटो देशों के गोले? यूक्रेन की क्या है मांग जिस पर अमेरिका ने यू टर्न लेने को हुआ तैयार? जी हाँ, रशिया से भीषण जंग के बीच यूक्रेन ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों खास करके नाटो के सदस्य देशों से ऐसी मांग कर दी है कि रशिया बौखला गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मांग मानी तो इसके खतरनाक अंजाम होंगे, इसके परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस गंभीर होंगे। दरअसल यूक्रेन ने नाटो देशों से मांग की है कि वे उस पर लगाए गए हथियार प्रतिबंधों को हटा लें ताकि वो पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के इस्तेमाल यूक्रेन की भौगोलिक सीमा के पार रशिया पर हमला करने के लिए कर सके। यूक्रेन की इस मांग पर नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में आज से 2 दिवसीय बैठक होने जा रहा है। इस बैठक में नाटो देशों के विदेश मंत्री इस बात पर मंथन करेंगे कि क्या यूक्रेन को रशिया के अंदर हमला करने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा मुहैया कराए गए हथियारों का उपयोग करने की इजाजत दे दी जानी चाहिए। तो वहीं बता दें, मैं सभी यहूदियों को मार डालूंगा। जी हां, अमेरिका में बच्चों को कुचलने जा रहा था पाकिस्तानी, बड़ी ही मुश्किल से बचाई गई जान। जी हां, अमेरिका से बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक सनकी पाकिस्तानी ड्राइवर ने ब्रुकलिन यहूदी स्कूल के बाहर छात्रों और एक रब्बी को कुचलने की कोशिश की। रब्बी यहूदियों के धार्मिक गुरु को कहते हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्राइवर कथित तौर पर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैं सभी यहूदियों को मार डालूंगा, और ये कहते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। ड्राइवर को केनारसी में येशिवा के बाहर यहूदियों की ओर मुड़ते हुए और फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाते हुए देखा जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें, कश्मीर में सेना के 3 कर्नलों समेत 16 लोगों पर FIR, हत्या के प्रयास और डकैती तक का आरोप। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के 16 अफसरों और जवानों के खिलाफ हत्या के प्रयास और डकैती का मामला दर्ज किया गया है। ये केस जिन सैन्य अफसरों के खिलाफ दर्ज हुआ है उनमें 3 लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है। मंगलवार की देर रात कुपवाड़ा पुलिस थाने में हमला बोलने के आरोप में सैनिकों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। तो वहीं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मुद्रा में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले 45 घंटे तक नहीं खाएंगे अन्न। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरुवार शाम को तमिलनाडु पहुंचे। तमिलनाडु के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में उनका ध्यान शुरू हो गया। सामने आई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी जी शाम 6:45 पर ध्यान अवस्था में बैठे। अब वो 45 घंटे तक ध्यान अवस्था में रहेंगे। इससे पहले पीएम मोदी जी ने भगवती अम्मन मंदिर पहुंचकर वहां दर्शन पूजा किया था। पीएम मोदी का ध्यान शाम 6:45 बजे शुरू हो गया। इन 45 घंटों तक उनका आहार केवल नारियल पानी, अंगूर का रस और अन्य तरल पदार्थ होगा। वो ध्यान कक्ष के बाहर नहीं निकलेंगे और मौन रहेंगे, शांत रहेंगे। समुद्र के बीच स्थित स्मारक पर पीएम मोदी के 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। भाजपा नेताओं ने कहा था कि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार के समापन के बाद स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी निजी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो वहीं बता दें, भड़कते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा बयान, कहा चुप हूँ तो समझने में भूल ना करें वरना 7 पीढ़ियों के पाप खोल कर रख दूंगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बृहस्पतिवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया पर सेना को राजनीति का हथियार बनाने का आरोप लगाया और उसे चुनौती देते हुए कहा कि वो उन्हें समझने में कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो उसकी 7 पीढ़ियों के पाप सार्वजनिक हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का प्रचार थमने से पहले वो अपनी आखिरी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं पीएम मोदी से अफजल अंसारी तक कई दिग्गजों की दाव पर लगी साख 7वें चरण में किससे भिड़ेगा कौन? दरअसल लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए गुरुवार को प्रचार प्रसार थम गया। 1 जून 2024 यानी कल 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। अंतिम चरण के चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीटों के अलावा कई वीआईपी सीटों पर 1 जून को मतदान होंगे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अजय राय, रवि किशन, कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर, अभिषेक बनर्जी, मीसा भारती, ये पूरी टेबल आप देख पा रहे हैं दोस्तों 57 की 57 सीटों की। तो वहीं आपको बता दें, जयराम रमेश ने बताया चयन का फार्मूला, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 48 घंटे में बना दिया जाएगा प्रधानमंत्री। जी हाँ, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को पूर्ण बहुमत मिलेगा और इसके बाद महज 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। गठबंधन में जिसको अधिक सीटें मिलेंगी, पीएम पद के लिए दावेदारी भी उसकी अधिक होगी। 7 चरण के लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार के आखिरी दिन पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में कांग्रेसी महासचिव ने विश्वास जताया कि इंडिया ब्लॉक को 272 के आंकड़े से काफी अधिक सीटें मिलेंगी। लेकिन रियलिटी क्या है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। कांग्रेस तो समझ चुकी है कि
कौन होगा प्रधानमंत्री। बहरहाल आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ ध्रुव राठी का वीडियो शेयर करना पड़ गया महंगा। वकील के खिलाफ FIR दर्ज। जी हां, लोकसभा चुनावों के 5वें चरण के दौरान मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी का PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाया गया वीडियो कथित तौर पर शेयर करना महाराष्ट्र के एक वकील को महंगा पड़ गया। मुंबई के मीरा भायंदर वासी विरार यानी MBVV पुलिस स्टेशन में जयंत वालिंजकर नाम के एक वकील ने दूसरे वकील आदेश बनसोड़े के खिलाफ FIR दर्ज करवाया है। वालिंजकर ने पुलिस को दिए अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि बनसोड़े ने ध्रुव राठी का वीडियो माइंड ऑफ डिक्टेटर शीर्षक से वसई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था। ये दोनों उसी बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। तो वहीं दोस्तों ध्रुव राठी और आपकी क्या निजी राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आप लोग उसको किस नजरिए से देखते हैं बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी की जनता से भावुक अपील। कहा वो केजरीवाल को भी मार सकते हैं, उनकी जिंदगी अब आपके हाथ में है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को नियमित जमानत और मेडिकल आधार पर 7 दिन की अंतरिम जमानत पाने की नई कोशिश की, जिसका ईडी ने जमकर विरोध किया। इस मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी, यानी कल होगी। अंतरिम जमानत को लेकर ईडी के विरोध के बाद आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी के रवैये पर सवाल उठाया और इसको लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। आतिशी ने आरोप लगाते हुए पूछा है कि भाजपा और मोदी जी ने हिरासत अवधि में केजरीवाल के साथ ऐसा क्या किया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। आतिशी ने कहा कि मेडिकल टेस्ट के लिए केजरीवाल जी की जमानत का विरोध करने वाली ईडी ने पीठ दर्द के नाम पर परमानेंट बेल पाने वाले शरद रेड्डी और राघव मंगूटा की याचिका का विरोध नहीं किया। आतिशी ने देश की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि अब केजरीवाल जी की जान देश के लोगों के हाथ में है, क्योंकि अगर उन्होंने मोदी जी और भाजपा को जिता दिया तो केजरीवाल न सिर्फ जेल वापस जाएंगे बल्कि जेल में उनकी जान भी ली जा सकती है। दोस्तों एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। और केजरीवाल निर्दोष है या दोषी है ये फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया की नजरों में विक्टिम बनाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट में जय हिंद जय भारत कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।